अच्छा, हबीब अकरम साहब, आज मेरे साथ मियां शाहिद साहब भी मौजूद, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। एक और बात, मैं एक और एंगल से इसी सियासत को किसी और चीज़ से जोड़ना चाहता हूँ। एक स्टोरी हम लेंगे मियां शाहिद साहब से कि जो बारीक वारदात है, चाहे वो IPPs की सूरत में हो या किसी और, यानी वो वारदात नीचे नीचे जारी है, मगर मैं इसमें बाद में आऊँगा। ये फरमाइए कि ये जो तहरीकें बन रही हैं या बनाई जा रही हैं, ये PTM की या जमात इस्लामी की, तो इसमें तो बड़ी खुली इनको आने जाने की, जिस तरह हमें खबरें मिल रही हैं कि इन्हें तो कोई रोक टोक नहीं है। कम से कम जमात इस्लामी के लोगों को तो हमें यह भी पता चला कि रास्ते में पूछा जाता है पुलिस की तरफ से कि जी आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर इससे हैं तो चले तशरीफ़ ले जाएं, अगर नहीं है तो इधर बाहर आ जाओ। तो ये क्या इनकी कोई हौसला अफजाई हो रही है आपके ख्याल में? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रियल अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन है वो तो बर्दाश्त नहीं हो पा रही। हुकूमत इस काबिल नहीं है कि उस अपोजिशन से कोप कर सके और इस्टेब्लिशमेंट की वो ऑन द रॉन्ग साइड है। तो ऐसे में एक अपोजिशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो मुहावरे की ज़रूरत पूरी करनी है। मुहावरे की ज़रूरत इस तरह पूरी करनी है कि वज़न बैत है जिसे कहते हैं। तो इस वक्त वज़न बैत को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों के अनासर जो है, मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ अनासर को उभारा जा रहा है और उन्हें न सिर्फ एक रेड कारपेट किस्म का माहौल दिया जा रहा है, बल्कि उनके साथ मज़ाकरात भी आप देखें कि वो हंसी खुशी मज़ाकरात होते हैं। कभी एक तरफ से सख्ती होती है, फिर साथ ही कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो भाई हैं। तो इस तरह की जो अपोजिशन मसनूई, जहां जैसे ये हुकूमत फार्म 47 की बुनियाद पर बनाई गई है, इसी तरह एक मसनूई अपोजिशन भी खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मेरा अंदाज़ा यह है कि जो जमात इस्लामी है वो शायद ये ज़रूरत पूरी न कर सके, क्योंकि जमात इस्लामी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा देर तक किसी इस तरह की इंटरवेंशन को बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि उसको निकाल बाहर फेंकने की सलाहियत रखता है। तो बहरहाल दूसरी तरफ यह है कि जमात इस्लामी को बहरहाल काम करने का मौका तो उसे भी मिलना चाहिए, लेकिन किसी और की कॉस्ट पे इसको उठा के बढ़ाया जाएगा तो डेफिनेटली जमात इस्लामी अपने साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करेगी। अच्छा हबीब अकरम साहब, एक और सवाल मैं जी पहले मियां साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ ताकि आप ये जो मैं बारीक वारदात की बात कर रहा हूँ कि ऊपर एक लड़ाई और खेल और हला हाओ जिसे आप कहते हैं ना, हुला ब्लू जो है वो जारी है, शोर है, कान पड़ती आवाज़ सुनाई नहीं देती। मियां शाहिद साहब, ये आज आपके पास कच्ची कैनाल की क्या स्टोरी है? ये तो हम रो रहे थे IPPs को, ये क्या कहानी है, ये ज़रा हमें बताएं। और फिर मैं हबीब अकरम साहब से पूछता हूँ कि सारा मेला जो है नीचे लूट मार के लिए तो नहीं लगा हुआ? जी मियां शाहिद साहब सुनाइए ज़रा मुझे भी और हबीब साहब को भी। काश साहब, आप दोनों बुजुर्ग जो हैं ये कहानी सुने। हबीब अकरम हमें नौजवानी में ही बुजुर्ग कह दिया आपने, जो है इन्होंने स्टोरियाँ ब्रेक की हैं। आप भी माशाल्लाह जो है वो इस पे मईशत पे और सियासत पे बड़ा अबूर रखते हैं। ये सुनिए, बड़ी अजब कहानी है करप्शन की। एक कच्ची कनाल जो 2002 में शुरू होती है, उसका आगाज़ होता है और उसने जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के कई अजला को जो है सराब करना होता है। 7 लाख अराजी जो है वो उसने सराब करनी होती है और कहा जाता है कि 5 अरब रुपए का सालाना फ़ायदा होगा इससे। लेकिन हुआ क्या कि इसका फ़ेज़ 1 जब शुरू होता है तो 31 अरब रुपए का PC1 तैयार होता है और वो फ़ेज़ 1 2007 में मुकम्मल होना था, 2017 में मुकम्मल हुआ, वो भी नामुकम्मल था। और उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने जब उस वक्त कहा कि हमें जल्द जो है वो इफ्तिताह करने हैं, तो इसमें 2-3 इफ्तिताह किए गए। तीनों मंसूबे जो है अब बंद पड़े हुए हैं। जिस तरह नीलम जेलम का इफ्तिताह किया गया वो भी बंद पड़ा हुआ है, इसका इफ्तिताह किया गया कच्ची कनाल का, ये करप्शन की नज़र हो गया। और उसके बाद T4 का इफ्तिताह किया गया, वो भी उस वक्त ख़राब हो गया। ये तीनों मंसूबे ख़राब हो गए। इस पे आते हैं कि 31 अरब रुपए का ये मंसूबा था, 79 अरब रुपए इस पर लग गए, 57 अरब रुपए जो हैं वो इधर उधर सारी जेबों में हो गए। और उसके बाद भी ये मंसूबा क्या बना कि ये मंसूबा सैलाब पानी तो इसने शराब नहीं किया, सिर्फ 500 क्यूसेक पानी जो है वो इसमें निकास हुआ और इसको एक दिफाई लाइन बनाया गया था ताकि को सुलेमान से जो सैलाब आता है वो वहाँ से जो है उसको गुजारा जा सके नीचे पुल बना के। वो जैसे सैलाब आया ये नहर टूट गई और नहर बर्बाद हो गई है, उसमें सारा मंसूबा तबाह हो गया। अब क्या हुआ है, 75 जो 57 अरब है वो तो खा ले। अब 2 दिन पहले इजलास हुआ, डॉक्टर मुसद्दिक जो कि आबी वसाइल के वज़ीर भी हैं, उनके दफ्तर में इजलास हो रहा है और वारडा के इंजीनियर्स बैठे हैं। उन्होंने कहा जी हमें 12 अरब रुपए और चाहिए और फिर उन्होंने कहा कि ये आर्जी हल है, इसके अलावा अगर आप इसका मुस्तकिल हल चाहते हैं तो 400 अरब रुपए और चाहिए। माशाल्लाह,
और उस पे डॉक्टर मुसद्दिक साहब अपना सर पकड़ के बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि यार आप इंजीनियर्स हैं, मुझे बताएं कि ये कैसे चाहिए। तो कोई हल नहीं था, उन्होंने कहा कि बस ये चाहिए। तो फिर उन्होंने उनकी बात मान ली। हालांकि कायद साहब, वहां पे इंक्वायरी होनी चाहिए थी कि वो 57 अरब रुपए कौन खा गया, वहां पे इंक्वायरी होनी चाहिए थी। वो नहीं, मुश्किल है। अच्छा हबीब अकरम साहब, आपने मुख्तसरन ये स्टोरी सुनी, मेरी जो राय है गलत हो सकती है। मुझे लगता है कि जितना ऊपर ड्रामा है ये सियासत का है, कहीं हॉकी है, कहीं क्रिकेट है, खिलौने दे के बहलाया गया हूं, नीचे बारीक वारदात चल रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? कायद साहब, अब ये मुल्क इस काबिल नहीं रहा कि इसके अंदर इस तरह की बारीक वारदातें ज़्यादा देर तक डाली जा सकें। पाकिस्तान के अंदर जो रेंट सीकर्स की इकॉनमी थी, वो आप देख रहे हैं कि उसने पाकिस्तान को निचोड़ के इस हाल में कर दिया है कि अब यहाँ से मज़ीद नोच खसोट नहीं हो सकती। यानी IPPs यानी बिजली का जो मसला है, उसमें भी रेंट सीकर्स की आपको इकॉनमी नज़र आती है और इकॉनमी ऑफ द इलीट का जो क्लासिकल एग्जाम्पल है वो भी आपको दिखाई देता है। दूसरी तरफ आप डैम्स का, इसी तरह मुख्तलिफ आप जगहों पर चले जाएँ तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि पाकिस्तान की रियासत के अंदर आपका कोई ऐसा बड़ा जानने वाला हो या आप उसके फ्रंटमैन बन जाएं, तो आपका कारोबार चल सकता है। और अगर आपने ईमानदारी से कारोबार करने की कोशिश की तो रियासती इदारे यानी नीचे एक सोशल सिक्योरिटी से लेके ऊपर तक सारे के सारे इदारे आपके ऊपर पल पड़ेंगे और आपकी तिक्का बोटी कर देंगे और आपको कारोबार करने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। तो पाकिस्तान में, लेकिन हबीब अकरम साहब, मेरा एक सवाल है कि कारोबार कैसे होगा जब IPPs के मुआहदे नहीं खुलेंगे, बिजली महंगी होगी, इतने बड़े जो हैं वो गपले होंगे, तो कारोबार कैसे चलेगा? आम आदमी कैसे जिंदगी गुजारेगा? और वो आप जो फरमा रहे हैं कि अब ऐसा बारीक वारदातें नहीं चलेंगी, बारीक वारदातें तो चल रही थी, चल रही हैं और जारी हैं, ये कैसे सिलसिला कैसे रुकेगा? कायद साहब, अब इस सिलसिले को रोकने के लिए आपको कहीं से तो शुरू करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखिए, उसके लिए एक हिकमत अमली की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि हिकमत अमली के नाम पे जो चीज़ सामने आती है वो मौक़िफ़ होता है। यानी कोई एक इदारा, कोई एक शख्स किसी एक चीज़ पर इसरार करना शुरू कर देता है और उसको अपनी पोजीशन की बुनियाद पे कहता है कि ये पाकिस्तान की आइंदा मुस्तकबिल की पॉलिसी है। कोई हिकमत अमली हमें नज़र नहीं आती, ऐसी हिकमत अमली जिसमें तमाम स्टेक होल्डर से मिल बैठकर मशवरा किया गया हो। IPPs भी आपको याद होगा कि IPPs एक ऐसे वक्त में आए थे जब पाकिस्तान के अंदर बिजली की कमी थी और फौरी तौर पर यानी अगला इलेक्शन जीतने के लिए ये प्लान किया गया था कि IPPs को ले आए। IPPs दुनिया भर में होते हैं, दुनिया भर में बिजली के कारखाने होते हैं, लेकिन जिस तरह हमने तेज़ी से किए और फिर जिस तरह उस वक्त के लोगों ने लाइसेंस लिए, वो एक बिल्कुल बड़ी ही दिलचस्प दास्तान है। उसमें कई आपके और मेरे ममदूहीन भी शामिल हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों के नाम पे लाइसेंस लिए और फिर किसी दूसरी पार्टी को बेच दिए और अब उसी लाइसेंस के नाम पे जो ओरिजिनली एक बड़े साहब और उस वक्त के वज़रा के नाम पे लाइसेंस जारी हुए या उनके ख़ानदान के नाम पे जारी हुए और उनके ऊपर फिर कारखाने लगे और उन्होंने नकद पैसे खड़े कर लिए और बाकी दूसरों ने कमाना शुरू कर दिया। तो लिहाजा ये उस वक्त का पाकिस्तान और आज भी शायद इस तरह की सूरत हाल है। तो अब इससे निमटने के लिए आपके सामने दो रास्ते हैं। हम IPPs की मिसाल ही ले लेते हैं। या तो IPPs के साथ की उनको दी हुई सॉवरेन गारंटी से हुकूमत पीछे हट जाए, तो अगर हुकूमत पीछे हटेगी तो उसके बाद आलमी जो मंडी में हमारी जितनी साख रहती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आप बिजली के एक एक वोल्ट और एक एक यूनिट को तरसेंगे और पाकिस्तान में कोई शख्स आके यहाँ पर सरमायाकारी नहीं करेगा। ये है एक तरफ की रियलिटी। दूसरी रियलिटी ये है कि आप इन मुआहदों को पूरा करें जिस तरह आपने किए थे और उन लोगों को पकड़े जिन्होंने 1 लाख रुपए की, 1 लाख डॉलर की मशीन लगती थी तो उन्होंने 2 लाख डॉलर की क्यों लगने दी थी। यहाँ पर ऐसा भी हुआ कि हुकूमत के पावर डिवीज़न के नीचे पुराने बहरी जहाज़ के इंजन ला के जनरेटर उनके साथ लगा दिए गए और उनका जो वो चले भी कभी नहीं और उनके पैसे जो है वो वसूल किए।